अचानक आशी के कमरे पर नॉक होता है, जिसके बाद आशी तुरंत ही हड़बड़ाकर बेड से उतरते हुए धीरे से क्रिश से बोली, साइको, लगता है दरवाजे पर कोई है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। और सुनो, आई लव यू, आई मिस यू। कहते हुए आशी ने जल्दी से वह डिवाइस डिस्कनेक्ट की और जल्दी से क्लोजेट रूम में जाकर वह अपने बदन पर एक लॉन्ग कुर्ती और प्लाजो पहनती है। इसके बाद वह बदन पर दुपट्टा संभाले दरवाजे जाकर खोलती है तो अपने सामने एक नई लड़की को सर्वेंट कॉस्ट्यूम में देखकर थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोली, यस। और अचानक अपने सामने आशी को देखकर काजल हैरान नजरों से उससे ऊपर से नीचे तक देख रही थी। वह अपने सामने लगभग 18-19 साल की बच्ची को देखकर थोड़ी शॉक हो गई थी। उसने देखा उसके सामने एक क्यूट और मासूम सी लड़की खड़ी है जिसके बाल फिलहाल गीले थे और उसने अपने बालों में टॉवल लपेट रखा था। टिमटिमाती काली आंखें, छोटी सी नाक, गोरा बदन, हाइट करीब 5 फुट 5 इंच, जैसे मानो कोई छोटा सा बच्चा हो। कमर से नीचे तक झूलते हुए उसके बाल, जिसमें से फिलहाल थोड़ा पानी टपक रहा था। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत और प्यारी। आशी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए काजल ने दिल ही दिल में अपने आप से कहा, ओह, तो क्या इस बच्ची की मासूमियत ने उस पत्थर को पिघलाया है जो मेरा हुस्न न कर पाया। मानना पड़ेगा, कमाल की पसंद है जीवा की। काजल, यह लड़की तेरी जान की जान है, इसे सलामत रखना तेरा काम है। कितना अजीब इत्तेफाक है, आज एक सौतन अपनी सौतन की रखवाली के लिए आई है। खैर, इश्क में यह भी मुकाम आता है, आशिकों के हक में जहर का जाम आता है। दिल ही दिल में इन शब्दों को कहते हुए काजल के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान थी और तभी अपने सामने उस लड़की को देखकर आशी अपनी एक आईब्रो उठाकर थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम? और इस तरह यहाँ मैंने तो किसी को नहीं बुलाया। और आशी के शब्दों को सुनकर काजल अपने होश में आई। अब वह आशी को ग्रेट करते हुए बोली, हेलो मैडम, मैं आपकी नई पर्सनल सर्वेंट हूँ, या फिर आप मुझे अपनी असिस्टेंट कह सकती हैं। मुझे यहाँ आपकी स्पेशल देख रेख के लिए रखा गया है। आज से आपकी हर डिमांड और हर चीज का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। और मेरा नाम काजल है। काजल? असिस्टेंट? तुमसे किसने कहा कि मुझे इस चीज की जरूरत है? देखो, मेरे कुछ भी पर्सनल काम नहीं है, क्योंकि मैं अपने सारे काम खुद करती हूँ। और जहाँ तक बात है लंच और ब्रेकफास्ट की, तो उसके लिए मारिया आंटी है, तुम जा सकती हो। कहते हुए आशी कमरे का दरवाजा बंद करने लगी। मुझे मालूम है इसे मुझ पर नजर रखने के लिए रखा गया है, लेकिन मैं किसी को भी यह मौका नहीं दूंगी। इन शब्दों को आशी ने अपने दिल में कहा और वह अपना दरवाजा बंद कर ही रही थी कि तभी काजल के चेहरे के एक्सप्रेशन सीरियस हो गए और तभी उसे जीवा की एक बात याद आई और उसने अचानक ही बिना किसी एक्सप्रेशन जल्दी से कहा, जिंदा रहने के लिए एक इंसान को अपनी आंखों और जीभ पर कंट्रोल रखना चाहिए। और इन शब्दों को सुनते ही आशी, जो कि लगभग अब दरवाजा बंद कर चुकी थी, एक झटके में दरवाजा खोलती है। उसे क्रिश की कही हुई बात याद आ गई, जिसने उसे कहा था कि वह बहुत जल्द एक ऐसा पर्सन भेजेगा जो वह उसकी हेल्प कर सकता है। आशी उसे कंफ्यूज नजरों से देखने लगी, क्योंकि यह शब्द हमेशा क्रिश इस्तेमाल किया करता था। तभी काजल ने हाँ में सर हिलाया और अब आशी उसे कमरे में आने का रास्ता देती है। काजल कमरे में आई तो आशी ने दरवाजा बंद कर दिया। तुम यहाँ? क्या तुम्हें मेरे यहाँ इस तरह बात करना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए कोशिश करो कि हम लोग इनडायरेक्ट तरीके से बात कर सके। कहते हुए काजल जल्दी जल्दी कमरे में अपनी नजर घुमाने लगी। वह लगभग वहां हर सामान को देख रही थी कि तभी आशी उसे रोकते हुए बोली, अरे तुम डरो मत, इस कमरे में कोई खतरा। और इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, काजल ने उसे तुरंत ही अपने हाथों से इशारा कर चुप रहने को कहा
और अब उसने तुरंत ही दीवार पर लगे हुए एक रंग बिरंगी कलरफुल पेंटिंग के अंदर से एक छोटा सा कैमरा और माइक निकाला, जिसे देखकर आशी की आंखें फैल गई और अब वह बुरी तरह घबरा गई। काजल ने तुरंत ही उस माइक और कैमरे को पैरों से कुचल दिया, जिसके बाद आशी तुरंत ही घबराते हुए अपने आप से बोली, ओ माय गॉड, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ? कहीं ऐसा दीवान खन्ना अगर ऐसा हुआ तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने इस बारे में सोचा क्यों नहीं? और ऐसा कहते हुए आशी के माथे से पसीना छूट रहा था कि तभी काजल उसे शांत करते हुए बोली, डोंट वरी, यह कैमरा और माइक इन लोगों का लगाया हुआ नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो यह माफिया किंग तुम्हारे खिलाफ जरूर कोई ना कोई एक्शन लेता, पर फिलहाल वह शांत है। इसका मतलब खतरा अभी दूर है, लेकिन फिर भी तुम्हें अलर्ट रहना होगा। तुमने तो सुना ही होगा कि दीवारों के कान होते हैं, लेकिन काजल, दीवारों की आंखें भी हो रही हैं। इसीलिए भूलो मत कि तुम इस वक्त शैतान की लंका में हो और तुम्हें फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। कहते हुए काजल के चेहरे पर एक्सप्रेशन काफी सीरियस थे। वह अभी भी कमरे में इधर उधर नजर घुमा रही थी और उसके दिमाग को देखकर आशी उससे काफी इम्प्रेस हो गई। वह तुरंत ही मुस्कुराकर काजल से बोली, अरे वाह काजल, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, मानना पड़ेगा। साइको को उसने बिल्कुल सही लड़की भेजी है। तो सुनो, मेरा नाम है आशी और आज से हम दोनों दोस्त हैं। इतना कहकर आशी ने मुस्कुराते हुए अपनी दोस्ती का हाथ काजल की तरफ बढ़ाया और काजल, जो कि अब तक पूरे कमरे में अपनी नजर घुमा रही थी, अचानक ही हैरानी से आशी के दोस्ती भरे हाथ को देखने लगी। वह वक्त का सितम भी क्या अजीब है, मेरा दोस्त ही मेरा रकीब है। इन शब्दों को कहते हुए उसके चेहरे पर एक बार फिर से एक कड़वी सी मुस्कान आ गई कि तभी काजल को चुपचाप खड़े देखकर आशी थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोली, अरे क्या हुआ, तुम इस तरह क्या देख रही हो? देखो, यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है और मैं किसी को सर्वेंट की तरह ट्रीट नहीं करती। वैसे भी तुम यहाँ अपनी जान पर खेलकर मेरे लिए आई हो, तो इस हिसाब से तुम मेरी साथी हुई, और साथी को तो हिंदुस्तान में दोस्त ही कहते हैं ना। तो बोलो, क्या तुम्हें मेरी दोस्ती मंजूर है? अगर हाँ तो हाथ मिलाओ। और आशी की बातों को सुनकर काजल अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए उसकी मासूमियत को देखते हुए बोली, और अगर ऐसी बात है तो आ रकीब मेरे, मैं तुझे गले लगा लूं। मेरा इश्क भी मजा था तेरी दोस्ती से पहले। कहते हुए काजल ने मुस्कुराकर आशी को अपने गले लगा लिया और आशी उसकी बातों का मतलब नहीं समझ पाई। मतलब तुम शायरी बोल रही हो? यू नो व्हाट, मेरा भी एक दोस्त है, बहुत शायरी बोलता है और बहुत ज्यादा फनी भी है। अगर तुम उससे मिलती ना तो बहुत खुश होती। और आशी की बात सुनकर काजल मुस्कुराते हुए उसे देखकर बोली, मैं तुमसे मिलकर भी बहुत खुश हूँ। अब पता चला तुम उसकी जान क्यों हो। मुझे खुशी है, कमबख्त दुश्मन भी टक्कर का दे गया। अगर कमतर होता तो आशिक की तौहीन होती। और यह सुनकर आशी थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोली, मतलब मैं कुछ समझी नहीं। काजल अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए, कुछ नहीं, तुम बहुत अच्छी हो, जैसा सोचा था शायद उससे भी ज्यादा। अब दोनों में दोस्ती हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ रात का वक्त क्रिश, जो कि इस वक्त अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, क्योंकि आशी उसके साथ अपनी नींद एक बार फिर ले गई थी, क्योंकि क्रिश की इंसोमेनिया वापस आ चुकी थी। वह बिस्तर पर करवट बदलते हुए अचानक ही झटके से उठकर बैठा और गुस्से से दांत पीसते हुए टेबल पर रखा हुआ टेबल लैंप झटके से फ्लोर पर पटक कर फोड़कर चिल्लाते हुए बोला, फायरफ्लाई। अब क्रिश एक झटके में अपने बिस्तर से उठा और अपनी लोअर बॉडी में सिर्फ पैंट पहने शर्टलेस ही अपने कमरे से तेज कदमों के साथ बाहर निकला और थोड़ी ही देर में अपने विला में बने हुए एक स्पेशल एक्सपेंसिव बार में जाकर वहां से एक लिमिटेड एडिशनल वाइन निकालकर
अपने होठों से लगाकर पीने लगा। यह वाइन इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि क्रिश के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे। लगातार एक के बाद एक वह 2 वाइन की बोतल पी चुका था, लेकिन फिर भी उसके अंदर आशी के लिए जो तड़प थी वह कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। वाइन पीते हुए उस बोतल को फ्लोर पर पटक कर तोड़ देता है और तेज कांच के टूटने की आवाज से वह पूरा बार एरिया गूंज उठता है। अब क्रिश बेचैनी में अपना शरीर इधर-उधर भटकाते हुए अपनी आंखें बंद करता है और उसकी आंखों के सामने एक खूबसूरत सा नजारा घूमने लगा। जब फार्म हाउस में क्रिश और आशी पहली बार बाइक राइडिंग पर गए थे, फार्म हाउस की साइड से बहती हुई एक खूबसूरत सी नदी के किनारे, जहां का नजारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। आसपास ऑरेंज कलर के पत्तों वाले पेड़ लगे हुए थे, जिन पर येलो कलर के फूल खिल रहे थे और आसपास कई सारी चिड़िया चहक रही थी। जंगली इलाका होने के कारण इसकी खूबसूरती देखते ही बन रही थी। इसे देखकर आशी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और क्योंकि वह पहली बार अपने साइको के साथ डेट पर आई थी, वह कुछ ज्यादा ही खुश थी। कृष ने जैसे ही नदी के किनारे बाइक रोकी, आशी जल्दी से बाइक से उतरकर खुश होकर अपने दोनों हाथों को हवा में फैलाकर खुश होते हुए डांस कर रही थी। उसके मासूम से चेहरे पर जो खुशी थी, गालों पर पड़ने वाले जो डिंपल थे, ना चाहते हुए भी क्रिश के दिल को बेचैनी से तड़पा रहे थे। क्रिश जो कि हमेशा अपनी फीलिंग पर कंट्रोल रखता था, वह बाइक से टेक लगाकर अपने एक पैर को मोड़कर सीने पर हाथ बांधे अपने सामने मोरनी की तरह नाचती हुई उस खूबसूरत सी लड़की को देख रहा था। क्रिश की नीली आंखों में एक डिजायर थी। वह बड़े ही प्यार से आशी को निहार रहा था और आशी प्रकृति की इस खूबसूरती का पूरी तरह आनंद ले रही थी। वह बहुत ही अच्छे से अपने दोनों हाथों को हवा में फैलाकर बैली डांस की तरह क्रिश के आसपास नाच रही थी। रास्तों पर पड़े हुए रंग बिरंगे पत्ते और फूलों को हवा में ऊपर की तरफ उछाल रही थी और वह खूबसूरत फूल जब उड़ते हुए वापस उसके चेहरे पर बिखर रहे थे, तो उसके चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा खिल गई। वह खिलखिलाते हुए हंसने लगी। हाँ साइको, यह तो बहुत खूबसूरत जगह है। देखो ना, आसपास खूबसूरत पहाड़, यह बर्फ की चादर, यह नीले नदी, हरे और रंग बिरंगे पेड़ और उन पर खिले हुए खूबसूरत फूल। यह नजारा सचमुच बहुत अच्छा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू साइको, मुझे यहाँ लाने के लिए। कहते हुए आशी जल्दी से दौड़कर क्रिश के पास आने लगी और आशी को अपने पास आते हुए देखकर क्रिश के हाथ अपने आप ही हवा में फैल गए। उसके चेहरे पर एक ना दिखने वाली मुस्कान आ चुकी थी। अगले ही पल आशी एक तेज जंप के साथ उसके गले में अपनी बाहें लपेटकर उसकी गोद में लटक गई। जिसके बाद क्रिश उसे तेजी से अपनी बाहों में लिए हुए गोल गोल घुमाने लगा। आशी के पैर किसी चिड़िया की तरह हवा में उड़ रहे थे। आशी बहुत ही ज्यादा खिलखिला कर हंस रही थी। हा 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 साइको, तुम बहुत अच्छे हो साइको, आई लव यू, रियली लव यू, तुम दुनिया के सबसे अच्छे हस्बैंड हो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ साइको, आई लव यू साइको। और आशी की इन मीठी बातों को सुनकर क्रिश आशी को यूं ही गोल गोल घुमाते हुए उसके मासूम चेहरे की तरफ देख रहा था और कुछ ही पल में क्रिश और आशी ने एक बहुत ही प्यारी और रोमांटिक किस शेयर की। इन बातों को याद करते हुए क्रिश ने झटके से अपनी आंखें खोली और अब वह बेचैनी से इधर-उधर देखते हुए अपने आप से बोला, आई नीड माई फायरफ्लाई। और इतना कहकर क्रिश ने जल्दी से अपना मोबाइल निकालकर किसी को कॉल किया और उसे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। अब क्रिश जैसे ही अपना कॉल डिस्कनेक्ट करके वहां से निकलने को हुआ कि तभी अचानक ही अपने सामने किसी को देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन काफी ठंडे हो गए, क्योंकि उसके ठीक सामने समर अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन लिए उसे देख रहा था। समर को देखकर क्रिश बिना कुछ बोले उसे इग्नोर करते हुए उसकी साइड से निकलकर जाने लगा कि तभी समर क्रिश को पीछे से आवाज देते हुए कोल्ड वॉइस में बोला,
हाशी कहाँ है क्रिश? और समर के सवाल को सुनकर क्रिश के चलते हुए कदम रुक गए। उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई थी। चेहरा तो पहले ही काफी ज्यादा ठंडा था। दरअसल जब से उसे यह समझ में आया था कि समर के दिल में भी आशी के लिए फीलिंग है, उस दिन से वह समर को पूरी तरह इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपने गुस्से में वह समर को कुछ कर दे। उसके अंदर का हस्बैंड, जो कि समर से काफी हद तक जेलस हो चुका था, उसे अब समर का चेहरा भी देखना बर्दाश्त नहीं था। अब क्रिश गुस्से में बिना पीछे पलटे यूं ही कोल्ड वॉइस में बोला, यह तुम्हारा काम नहीं है, वह मेरी पत्नी है और तुम्हें कोई हक नहीं है मुझसे उसके बारे में कोई भी सवाल पूछने का। इतना कहकर क्रिश वहां से जाने लगा कि तभी समर, जो कि पहले ही क्रिश पर काफी चढ़ा हुआ था, गुस्से से अचानक ही दांत पीसते हुए बार काउंटर पर रखे हुए बियर की बोतल को खींचकर झटके से फ्लोर पर पटक कर फोड़ देता है और चिल्लाते हुए क्रिश से बोला, मेरे पास अधिकार है तुमसे यह सवाल पूछने का, तुम्हारी बीवी से संबंधित, क्योंकि वह मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि वह मेरे लिए तुमसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो? एक तरफ तो तुम उसे अपनी बीवी कहते हो, उस पर अपना हक जताते हो, और दूसरी तरफ उसे दुश्मनों के पास मरने के लिए छोड़कर आ जाते हो। एक तरफ तो तुम यह कहते हो कि तुम उसका ख्याल रखोगे, उसके माँ बाप को दिए हुए वादे को निभाओगे, और दूसरी तरफ तुम अपनी शादी के वादे को भी नहीं निभा पाए, उसकी रक्षा नहीं कर पाए, उसे समझाने की कोशिश नहीं कर पाए। एक तरफ तो तुम कहते हो कि फायरफ्लाई स्ट्रांग बनो, क्योंकि तुम्हें एक बहुत बड़ी ताकत को संभालना है, ब्लैक डेवल क्वीन और ड्रैगन क्वीन बनना है। उसे दिन रात हार्ड ट्रेनिंग देते थे। वह कोई गलती करती थी तो उसे बच्चों की तरह पनिश करते थे, ताकि वह थोड़ी मैच्योर बने, समझदार बने, अपने पैरों पर खड़ी हो सके। और दूसरी तरफ जब तुम्हें यह पता चला कि वह स्ट्रांग है, वह मैच्योर है, उसे तुम्हारे साथ की जरूरत है, क्योंकि वह चाह कर भी अपने अतीत से भाग नहीं सकती। जिस वक्त उसे तुम्हारे सहारे की जरूरत थी, तुम उसका यह सच बर्दाश्त ही नहीं कर पाए, और आज तुम कहते हो कि वह तुम्हारी पत्नी है। यह सब करके तुम क्या दिखाना चाहते हो? इस तरह से रातों को शराब पीना, टाइम पर खाना ना खाना, रात रात भर घर से गायब रहना, यह तुम किसे दिखाने के लिए कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? जबकि तुम अच्छे से जानते हो कि इन चीजों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ कोई भी नहीं है जो तुम्हारे डर से उस मासूम लड़की के बारे में सवाल कर सके। तुमने उसके साथ नाइंसाफी की है, उसके बाद भी तुम सर उठाकर घूम रहे हो, यह जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे कि वह किस कंडीशन में है, उसे वापस लाने की कोशिश नहीं कर रहे, यह जानने के बावजूद कि वह इस वक्त टूटी हुई है, क्योंकि तुम ही उसके लिए सब कुछ थे और तुमने उससे किनारा कर लिया, उसे मरने के लिए छोड़ दिया। कोई भी तुमसे सवाल नहीं कर सकता, तो हमारे सामने तुम्हें यह नाटक करने की जरूरत क्यों है, जैसे कि उसके जाने से तुम्हें फर्क पड़ रहा है? क्योंकि सच तो यह है कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और क्यों पड़ेगा तुम्हें फर्क? तुम तो ड्रैगन किंग हो ना, हॉलीवुड सुपरस्टार हो, लड़कियों की लाइन लगी रहती है तुम्हारे पास, ताकत की कोई कमी नहीं है, पैसा भी बेशुमार है, लेकिन उस लड़की के पास क्या है जो वह तुम्हें दे सकती थी? दिल दिया था उसने, लेकिन उसकी कदर तो तुमने की ही नहीं। मुझे लगा कि तुम उससे प्यार करते हो और वह पागल भी तुम्हारे पीछे पूरी बावली हो गई है। मुझे लगा तुम उसका ख्याल रखोगे। बाबा ने कहा था कि उसके पापा ने तुम्हें चुना है अपनी आशी के लिए, अपनी प्रिंसेस के लिए। वह एक राजकुमारी है जिसे सिर्फ किंग संभाल सकता है, और यह जानने के बाद मैंने अपने कदम पीछे। लेकिन तुमने क्या किया क्रिश? तुम उसे नहीं संभाल पाए। अरे राजकुमारी और रानी बनाना तो दूर की बात है, तुम तो उसे अपना प्यार भी नहीं बना पाए। एक साल, पूरे एक साल हो गया है तुम्हें उसके साथ रहते हुए, उसे जानते हुए, लेकिन अभी भी तुम उसे समझ ही नहीं पाए।
अरे 1 साल क्या, 1 महीना अगर कोई अपने घर में कुत्ता पाल ले तो उसके साथ लगाव हो जाता है। लेकिन तुम किस तरह के इंसान हो कि तुम्हें अपनी पत्नी से लगाव भी नहीं हुआ। अरे लगाव तो दूर की बात है, तुम्हें तो उस पर दया भी नहीं आती। तुमने तो उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश ही नहीं की और अपना फैसला सुना दिया कि जाए, उसे जहां जाना है जाए। आखिर क्यों? क्रिश, क्या उस मासूम लड़की की मासूमियत ने, उसके प्यार ने तुम्हारे दिल में कभी जगह नहीं बनाई? क्या सचमुच उसके जाने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या तुम सचमुच चाहते हो कि वह मर जाए, वह भी उन लोगों के हाथों जिन्होंने उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया? अगर ऐसा था तो क्यों ली तुमने उसकी जिम्मेदारी? क्यों नहीं बताया तुमने उसे कि तुम्हें अपनी उंगली पर नाचने के लिए कठपुतली चाहिए? तुम्हारी सारी चिंता, सारी बातें, फिक्र और वादे सब खोखले थे। क्यों नहीं उसे बताया कि तुम्हें एक छुई मुई सी लड़की चाहिए जिसे तुम अपने तरीके से इस्तेमाल कर सको, और अगर गलती से भी उसने अपने दिमाग या फिर अपने हाथ पैर चलाने की कोशिश की तो तुम छोड़ दोगे उसे दोबारा उस कचरे के डब्बे में जहां से निकलने में उसे पूरे 13 साल का वक्त लगा। समर अपना बचपन याद करते हुए अपनी आंखों में आंसू भरे हुए गले के साथ अचानक ही घुटनों के बल बैठ गया और दर्द भरी आवाज में बोला, वह आज तक इतने दर्द में रही, लेकिन तुमने उसके दर्द को समझने की कोशिश ही नहीं की। पहली बार मैंने उसके चेहरे पर सच्ची खुशी देखी थी, जब उसे एहसास हुआ कि उसे तुमसे प्यार है, जब उसे एहसास हुआ कि तुम सचमुच वैसे हो जैसा कि बाबा ने कभी उसके रहनुमा के लिए डिस्क्राइब किया था। जब वह तुम्हारी आंखों में अपने लिए फिक्र देखती थी, वह सचमुच खुश रहने लगी थी, जिद करने लगी थी, फरमाइशें करने लगी थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसका साइको उसकी हर बदमाशी और जिद को पूरा करेगा। तो तुमने क्यों उसे यह उम्मीद दी? क्यों नहीं उसे यह बताया कि तुम्हारी यह फिक्र सब झूठी है? तुम जैसे दिखते हो वैसे बिल्कुल नहीं हो, बल्कि एक निहायती खोखले इंसान हो जो इस लड़की की भी रक्षा नहीं कर सकता। इसके साथ उसने 7 फेरे लिए थे, जिसकी रक्षा करने का वचन तुमने उसके माँ बाप को दिया था। अरे लानत है तुम पर, तुम अपने आप को किंग कहते हो। अगर तुम किंग तो दूर, बल्कि सड़क पर चलता हुआ भिखारी भी नहीं हो, क्योंकि भले ही तुम्हारे पास दुनिया भर का पैसा है, लेकिन सच्ची मोहब्बत और रिश्ता नहीं है, जज्बात नहीं है। अरे थू है तुम पर, काहे के हो तुम ड्रैगन किंग, जब तुमने अपनी बीवी की ही हिफाजत नहीं की, जिसने उसे ऐसे इंसान के पास सौंप दिया जो हर वक्त उस पर गंदी नजर डालकर बैठा है। सिर्फ 4 लोगों को मार देने से कोई ड्रैगन किंग नहीं बन जाता, बल्कि किंग वह होता है जो दिलों पर राज करे। और तुम तो इतने घटिया हो। और क्रिश, जो कि अब तक यूं ही उसकी तरफ पीठ किए हुए अपने हाथों की मुट्ठियों को कसते हुए किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, समर के दिल की फीलिंग वह बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहा था, जिसे सुनकर वह अचानक ही दहाड़ उठा। खबरदार! इतना कहकर वह अचानक ही दहाड़ते हुए तेजी से समर के पास आया और एक झटके में उसके गले को अपने हाथों से पकड़कर उसे लगभग दबाते हुए हवा में उठाकर उसे अपने गुस्से भरी नीली नजरों से काफी नफरत और जलन से देखते हुए अपने एक एक शब्द चबा चबा कर दांत पीस कर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? समर अवस्थी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था अपनी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश मत करना, लेकिन लगता है तुम्हें मौत का कुछ ज्यादा ही शौक है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई फायरफ्लाई का जिक्र अपनी जुबान से करने का, या अपने दिल में उसके लिए? मैं यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हें मार दूंगा बस्टर्ड। वह मेरी है, सिर्फ मेरी है। मैं किसी की भी जुबान से उसका जिक्र बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, यह मैं डिसाइड करूंगा, तुम नहीं। उसके साथ क्या करना है और क्या नहीं, उसके लिए क्या सही है और क्या गलत, यह फैसला मेरा होगा, तुम्हारा नहीं।
मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी, उसके लिए कुछ भी उल्टा सीधा सोचने की कोशिश मत करना। लेकिन तुम अपनी औकात भूल रहे हो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी मौत बुला रही थी। उसकी फिक्र तुम्हें मुझसे ज्यादा है क्या? तो फिलहाल मैं तुम्हें बता दूं कि तुम उसकी फिक्र छोड़ो और अपनी जान की फिक्र करो, क्योंकि आज मैं तुम्हें मार डालूंगा, खत्म कर दूंगा तुम्हें। कहते हुए कृष काफी तेजी से समर के गले को दबाकर उसे हवा में उठा चुका था। वह उसे अपनी खून बरसाती हुई आंखों से देख रहा था। इस वक्त उसके माथे और कनपटी की नसें पूरी तरह फूल चुकी थी। नीली आंखें गुस्से से लाल हो गई थी, जिसमें खून की नसें दिख रही थी। हाथों और शोल्डर की मसल्स पूरी तरह फूल गई थी और उसकी इंग्लिश फेयर स्किन फिलहाल गुस्से के मारे पूरी तरह लाल हो गई थी। गले के पास की हर नस साफ देखी जा सकती थी। आज उसे देखकर ही लग रहा था कि उसके अंदर का शैतान जाग चुका है। कृष का गुस्सा देखकर समर उसकी बाहों में छटपटा रहा था। कृष के हाथों को अपने गले से हटाने की कोशिश कर रहा था। हर पल के साथ समर की सांस रुक रही थी। उसकी आंखें लगभग बाहर आ रही थी। उसकी आंखें लगभग बंद होने लगी थी। उसके मुंह से तो आवाज भी नहीं निकल रही थी। हर एक बीतता हुआ पल समर की जान पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा था कि तभी अचानक ही घर में शोर होने की आवाज सुनकर अपने अपने कमरे में सोए हुए लगभग सभी फैमिली मेंबर जल्दी से कमरे से बाहर निकले और तभी राहुल सामने का नजारा देखकर पूरी तरह घबरा गया और अब घर के सभी फैमिली मेंबर तेजी से क्रिश की तरफ दौड़े। राहुल जल्दी से क्रिश के पास आकर उसके हाथों से समर को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समर की हलचल बंद होने के बाद भी क्रिश ने उसके गले में अपनी पकड़ ढीली नहीं की थी। रॉकी परेशान होकर क्रिश को पीछे से पकड़कर उसे खींचने की कोशिश कर रहा था। वह लोग बस इतना चाहते थे कि वह समर को छोड़ दे। क्रिश, पागल हो गए हो क्या? छोड़ो उसे, क्या कर रहे हो? वह मर जाएगा। क्रिश, छोड़ो उसे, कहते हुए राहुल और रॉकी क्रिश के हाथों से समर को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। वह लोग आसपास खड़े सर्वेंट से भी हेल्प मांग रहे थे, लेकिन क्रिश का डर सर्वेंट के अंदर कुछ ऐसा था कि कोई भी सर्वेंट आगे नहीं आया। क्रिश का गुस्सा देखकर तो सोफिया, जो व्हील चेयर पर आई थी, क्योंकि बुलेट लगने के कारण अब तक उसके पैरों में इतनी ताकत नहीं थी कि वह खड़े हो सके, उसकी तो डर के मारे हालत खराब हो गई थी। नताशा और गौरी बुरी तरह रोते हुए क्रिश के पैरों में गिरकर उससे समर को छोड़ने की गुजारिश कर रहे थे। जीजू, जीजू प्लीज छोड़ दीजिए मेरे समर भैया को, प्लीज छोड़ दीजिए मेरे समर भैया को, वह मर जाएंगे, प्लीज जीजू, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ। कहते हुए गौरी फूट फूट कर रो रही थी। हैना तो घबराकर कोने में खड़ी थर थर कांप रही थी। नताशा क्रिश के दूसरे पैर को पकड़कर उससे रिक्वेस्ट करते हुए उसके हाथों को पकड़कर उसे समर को छोड़ने की रिक्वेस्ट कर रही थी। क्रिश का यह खौफनाक चेहरा देखकर निक, जो कि अब तक कॉरिडोर में अपनी व्हील चेयर पर आया था, उसके भी दिल की धड़कन पूरी तरह तेज हो गई थी। वह बेचारा भी अपना सलाइवा घूंटकर पूरी तरह घबरा रहा था, लेकिन क्रिश किसी के भी संभाले नहीं संभल रहा था। लीव माई हैंड, मैं इस बस्टर्ड को मार डालूंगा। वह सिर्फ मेरी है और सिर्फ मेरी, वह मेरी फायरफ्लाई है और मैं किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहते हुए क्रिश ने अपने शब्दों को वही रोक लिया और अब राहुल, रॉकी, एना, नताशा सभी रोते हुए किसी तरह समर को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। याना, जो यह नजारा देख रही थी और डर के मारे थर थर कांप रही थी। अभी राका भी जल्दी से आगे जाकर क्रिश को समर से दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज उसके सामने खड़ा यह इंसान सचमुच ड्रैगन किंग बन चुका था। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ नजर आ रही थी। आज इसे देखकर कोई भी यही कहता कि यह शैतान का दूसरा रूप है। और वहीं समर, उसकी आंखें लगभग बंद होने लगी थी और कुछ ही पल में उसकी हलचल लगभग पूरी तरह बंद हो गई थी कि तभी अचानक ही ऐना घबराते हुए
अपनी आंखों में आंसू लिए क्रिश से समर को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, क्रिश छोड़ दो समर को, तुम्हें आशी की कसम, अगर उसे पता चला कि तुमने अपने हाथों से समर की जान ले ली है तो वह जिंदगी भर तुम्हें माफ नहीं करेगी। वह नफरत करेगी तुमसे, दूर हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। छोड़ो समर को। और यह शब्द सुनते ही क्रिश के चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक ही चेंज हो गए और उसकी पकड़ अचानक ही समर के गले पर ढीली पड़ गई। उसने एक झटके में समर को अपनी मुट्ठियों से आजाद किया, जिसके बाद समर एक धड़ाम की आवाज के साथ किसी लाश की तरह फ्लोर पर गिर गया। आह फायरफ्लाई, ले जाओ इसे मेरी नजरों से दूर और कह देना इसे कि खबरदार जो आज के बाद यह मेरी नजरों के सामने आया, अगली बार मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा बल्कि खोपड़ी में गोली मारकर इसका भेजा उड़ा दूंगा। और अगर आज के बाद किसी ने भी ड्रैगन किंग पर सवाल उठाने की कोशिश की तो यह कोशिश उसकी जिंदगी की आखिरी गलती होगी, समझे आप लोग। राका, यस यस किंग कहते हुए राका जल्दी से घबराते हुए क्रिश के सामने आया और क्रिश तुरंत ही अपनी नजर फेर कर वहां से तेज कदमों के साथ जाते हुए कमांडिंग टोन में लगभग गरजते हुए बोला, ले जाओ इसे और उठाकर फेंक दो किसी कचरे के डब्बे में। मेक श्योर कि यह मेरी आंखों के सामने दोबारा ना आए, वरना वह दिन इसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। और इतना कहकर क्रिश तेज कदमों के साथ अपने कमरे की तरफ चला गया। फिर उसके जाने के तुरंत बाद घर के सभी फैमिली मेंबर समर को घेर कर उसे अपनी बाहों में लेकर संभालते हुए रोते हुए होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समर पूरी तरह बेहोश हो चुका था। अब थोड़ी ही देर में समर का ट्रीटमेंट शुरू हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ सोफिया आशी के लिए क्रिश का पागलपन देखकर पूरी तरह कांप गई थी। उसके कानों में बार बार क्रिश के पागलपन भरी आवाज सुनाई दे रही थी, वह मेरी है, वह सिर्फ मेरी है, वह मेरी फायरफ्लाई है और मैं उसके आसपास किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस वक्त उसके सामने लगभग लाश की तरह पड़े हुए समर की हालत थी, जिसे देखकर सोफिया का सर चकराने लगा था। और वहीं दूसरी तरफ थोड़ी ही देर में क्रिश रेडी होकर तेज कदमों के साथ विला से बाहर चला गया। दोस्तों, समर की बात सुनकर अब आगे क्या करने वाला है क्रिश, आखिर कैसे बचाएगा आशी को क्रिश। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप किस जगह से इस कहानी को देख रहे हैं आप लोग हमें यह भी लिख कर भेजिएगा। अब आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल डीएल हिंदी स्टोरी पर। अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।